नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी। सिलीगुड़ी में आज से G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक की होगी शुरुआत। बैठक में आए प्रतिनिधि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन संभावनाओं और क्षमताओं से होंगे रूबरू। एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक मूल्य की तर्ज पर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में आज से समान टैरिफ हो जाएंगे लागू। इस नई पहल से आर्थिक विकास के साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। लघु बचत योजनाओं में निवेश करने वालों को बड़ी सौगात। वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में की वृद्धि। 10 से 70 बेसिस पॉइंट्स तक की गई बढ़ोतरी। और आईपीएल के 16वें संस्करण में उद्घाटन मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। वहीं आज पंजाब किंग्स की कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगी भिड़ंत, जबकि दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम भोपाल में भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन आज इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना के इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के स्वदेशी आधुनिकीकरण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद प्रधानमंत्री देश के पहले पीपीपी मोड पर बने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। ये स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस रेल भोपाल से नई दिल्ली तक 708 किलोमीटर का सफर शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से भी कम समय में यानी लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री छात्रों और रेलवे के पेंशन भोगियों से भी ट्रेन में संवाद करेंगे। छात्र इस वंदे भारत ट्रेन से विदिशा तक का सफर भी तय करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मिजोरम के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह जोखावसांग में असम राइफल्स बटालियन के मुख्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह लालडेंगा केंद्र के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा अमित शाह मिजोरम में कई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत देश भर में विभिन्न बैठकों का दौर जारी है। G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से 3 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में आयोजित की जा रही है। बैठक में 130 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिसमें G20 सदस्यों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उद्योग भागीदार, राज्य पर्यटन और स्थानीय टूर ऑपरेटर शामिल हैं। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रतिनिधि भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन घुम से बतासिया लूप होते हुए दार्जिलिंग स्टेशन के लिए टॉय ट्रेन की सवारी का भी आनंद लेंगे। प्रतिनिधि बाउल गीत, जनजातीय नृत्य, पारंपरिक टप्पा नृत्य, तमांग लोक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लेंगे। प्रतिनिधियों को
स्थानीय कलाओं का एक व्यापक अनुभव प्रदान करने के लिए कला और शिल्प स्टॉल और डू इट योरसेल्फ गतिविधियों का भी आयोजन किया गया है। केरल के कुमारकोम में चल रही G20 शेरपा बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा जारी है, जिसमें सतत विकास को बढ़ाने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नए और प्रभावी तरीके खोजने पर विचार विमर्श जैसे विषय शामिल हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में केरल के कुमारकोम के सुरम्य गांव में कल बैठक शुरू हुई। शेरपा बैठक के हिस्से के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और हरित विकास पर 2 अलग-अलग कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। बैठक में तकनीकी परिवर्तन, त्वरित समावेशी और लचीला विकास समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए हादसे में अब तक 36 शवों को निकाला जा चुका है। वहीं बचाव कार्य में 18 लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया है। घायलों का इंदौर में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों और हताहतों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने आज से कार्यालयों में वन IAAD यानी वन सिस्टम वर्कफ्लो सिस्टम के पूर्ण संचालन की घोषणा की है। एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने घोषणा की कि 1 अप्रैल से संस्था में सभी नए ऑडिट कार्य केवल OIOS के माध्यम से ही होंगे और भौतिक पेपर आधारित कार्यप्रवाह बंद होगा और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया अपरिवर्तनीय होगी। OIS एक एंटरप्राइज वाइड एंड टू एंड IT एप्लीकेशन है जो ऑफलाइन कार्यक्षमता और एक मोबाइल ऐप के साथ कई भाषाओं के समर्थन के साथ वेब सक्षम समाधान है। मुर्मू ने कहा कि कैग की संस्था हमेशा अपने कामकाजी मॉडल में नई तकनीक को अपनाने वाले सरकारी संगठनों में से एक रहा है। एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक मूल्य की तर्ज पर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ आज से लागू हो जाएंगे। पीएम मोदी ने इसकी सराहना करते हुए इसे ऊर्जा और गैस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सुधार बताया है। प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है और इसे देश के पूरे गैस नेटवर्क में लागू किया जाएगा। इसे 3 मूल्य क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है और ये क्षेत्र गैस स्रोत से उनकी दूरी पर आधारित है। बोर्ड ने कहा है कि समान टैरिफ 73 रुपये 93 पैसे प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा। इस नई पहल से देश के सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ होगा। नए वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो रही है। उसके पहले ही सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी की सौगात दी है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए इन बचत योजनाओं के ब्याज दर में 10 से 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि PPF के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। ये सहायता पैकेज संघर्षग्रस्त यूक्रेन में आर्थिक सुधार के लिए दिया जा रहा है। IMF ने ये ऋण 115 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पैकेज का हिस्सा है जो देश को तत्काल पैसे की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। IMF द्वारा स्वीकृत कुल राशि में से 2.7 बिलियन डॉलर यूक्रेन को तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि बाकी धनराशि अगले 4 वर्षों में जारी की जाएगी। विस्तारित फंड सुविधा बड़े पैमाने पर युद्ध में शामिल देश के लिए IMF द्वारा अनुमोदित पहला प्रमुख वित्त पोषण कार्यक्रम है। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है और सिसोदिया पर गंभीर टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा कि सिसोदिया की भूमिका को लेकर अभी जांच पूरी नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 7 सह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने की दलील देकर सिसोदिया जमानत के अधिकारी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह आरोप ऐसे आर्थिक अपराध की साजिश रचने का है जिससे समाज का एक बड़ा तबका प्रभावित होता है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि मोबाइल फोन को नष्ट करने या एजेंसियों को न सौंपने, कैबिनेट नोट से जुड़ी फाइल पेश न करने का उनका व्यवहार रहा है। अदालत की टिप्पणी थी कि जमानत मिलने पर सिसोदिया सबूतों को नष्ट कर सकते हैं या फिर अहम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट के मुताबिक अब तक मिले सबूतों के मुताबिक मनीष सिसोदिया की आपराधिक साजिश नजर आती है और सिसोदिया के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला बनता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर इस समय सिसोदिया को जमानत मिलती है तो अभी चल रही जांच प्रभावित होगी। कोर्ट ने सिसोदिया को आबकारी घोटाले का सूत्रधार बताया और कहा कि आबकारी नीति के निर्धारण और अमल में सिसोदिया की मुख्य भूमिका रही है। कोर्ट ने जांच एजेंसी की दलील को अहमियत दी कि 90 से 100 करोड़ मनीष सिसोदिया और उनके साथियों को पहुंचाए गए। इस रकम के एवज में आबकारी नीति में बदलाव कर साउथ इंडियन लॉबी को फायदा पहुंचाया गया। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल के 16वें सीजन के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले गेंदबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 178 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 182 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। राशिद खान को 3 गेंद पर 10 रन बनाने के साथ साथ 2 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गुजरात के लिए शुभमन गिल ने 36 गेंद पर 63 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए। और आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। यह मैच पंजाब के मोहाली में खेला जाएगा। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगी। यह मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने मैड्रिड स्पेन मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिंधु इस वर्ष पहली बार किसी टूर्नामेंट के अंतिम 4 में पहुंचने में सफल रही हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की खिलाड़ी को 21-14, 21-17 से हराया। पूर्व विश्व चैंपियन ने पहले गेम में पूरे दबदबे के साथ जीत हासिल की। हालांकि दूसरे गेम में वो पिछड़ रही थी, लेकिन 6-12 से वापसी करते हुए सीधे गेमों में मैच जीत लिया। सेमीफाइनल में सिंधु की भिड़ंत सिंगापुर की खिलाड़ी के साथ होगी। तो इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।